हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर हुआ था 2 मार्च 2023 को, जो नेट का पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज पैडलेट कैन बी यूज्ड। पैडलेट क्या होता है? एक ऑनलाइन टूल है। ये एक कागज़ के टुकड़े के जैसा होता है, कागज़ जिसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं या फिर कोई डायग्राम बना सकते हैं। कोई आपने लिस्ट बना ली, उसको आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल वॉल, सही है। फॉर अपलोडिंग द फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं इसके ऊपर। फॉर कोलेबरेटिव वर्क, ये भी कर सकते हैं। फॉर पोस्टिंग द पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, ये भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABCD चारों इसमें कर सकते हैं। तो ये आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, GSAT satellite is used by Swayamprabha for program telecast on DTH channel. सेकेंड है फिर, द प्रोग्राम ऑफ स्वयंप्रभा आर अवेलेबल ऑन 24/7 बेसिस। इसमें देखिए क्या है, ये GSAT 13 नहीं है, इसमें आएगा GSAT 15। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इसका सही होगा 4। ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पीरियड ऑफ लर्निंग शोज नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व में जो है कौन सा पीरियड इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाता है? इरेगुलर प्रोग्रेस, स्पर्ट्स, प्लेट्यू, इनिशियल स्टेज। हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अधिक्रमक में निम्नलिखित में से कौन सा काल उन्नति का काल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी मैं इसको थोड़ा सा इसकी आप ये एक्सप्लेनेशन समझ लें। प्लेट्यू क्या होता है? ये होता है एक स्थिर स्थिति। जैसे एक पहाड़ होता है, जब यहाँ पर वो प्लेन, एक पहाड़ अगर ऊपर को बढ़ना रुक जाए और प्लेन हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लेट्यू। स्थिर स्थिति होती है जिसमें परिवर्तन, विकास रुक जाता है, इसमें आगे चेंज नहीं आएगा, आगे विकास नहीं होगा। तो ये होती है, ये उन्नति का काल नहीं होता, यहाँ पर उन्नति जो है रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट अरेंज द एलिमेंट ऑफ पेडागोजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन सीक्वेंस लगाना है। पेडागोजी लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग की पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से संबंधित एलिमेंट दिए हुए हैं। तो हर्बर्ट ने 5 तरह के एलिमेंट दिए हैं। इसको जो है हर्बर्टियन 5 स्टेप्स भी कहा जाता है। हर्बर्टियन 5 स्टेप्स जो पेडागोजी से रिलेटेड है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हर्बर्ट ने बात की है प्रिपरेशन की, सबसे पहले प्रिपरेशन की, और सेकंड कहा है प्रेजेंटेशन, और थर्ड स्टेप हर्बर्ट ने दिया हुआ है एसोसिएशन का, फोर्थ स्टेप जनरलाइजेशन का, और लास्ट स्टेप दिया हुआ है एप्लीकेशन का। देखिए प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन, PPAA, और बीच में आएगा हमारा G। इस तरह से ये याद रखना है। इसमें बताया है कि किस तरह से एक स्टूडेंट या लर्नर जो है लर्निंग के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखता है। तो इसमें ये जो सही सीक्वेंस है ये हमारा आएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C, ACBED। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है, एंट्री बिहेवियर इम्प्लाइज द एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द लर्नर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कंप्लीट होने के बाद, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होता है उस समय एंट्री बिहेवियर को इम्प्लाई किया जाता है। ये गलत है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट होता है तो उस वक्त एंट्री बिहेवियर नहीं होता है। एंट्री बिहेवियर कब किया जाता है? जब हम किसी न्यू कोर्स में एंट्री कर रहे हैं, यानी न्यू कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो उस वक्त हमारा एंट्री बिहेवियर होता है। तो ए इसका गलत होगा। सेकंड देखते हैं, टर्मिनल बिहेवियर इम्प्लाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ द लर्नर प्रियर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है? ये होता है जब आपका टर्म पूरा हो चुका है स्टडी का, जैसे 1 साल, जैसे
6 क्लास में स्टूडेंट है मान लीजिए, उसका 1 साल कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में जो उसका इवैल्यूएशन होगा उसको टर्मिनल बिहेवियर कहा जाता है। उसके टर्मिनल बिहेवियर को, एक्टिविटीज़ को जज किया जाएगा, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। समेटिव बिहेवियर या टर्मिनल बिहेवियर, समेटिव इसको कहा जाता है। तो इसका ये भी गलत, यहाँ लिखा हुआ है प्रियोर ऑफ टीचिंग लर्निंग नहीं, आफ्टर होता है इसमें, तो ये भी गलत है। तो इसके दोनों ऑप्शन गलत रहेंगे। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 इनकरेक्ट। नेक्स्ट है when a process of reasoning observation is followed by theory hypothesis and interpretation। इस अप्रोच को क्या कहा जाता है, हिंदी में देखते हैं। तर्कना की एक प्रक्रिया में प्रेषण के बाद सिद्धांत, प्रकल्पना और व्याख्या आते हैं। तो ये कौन सी रिसर्च होती है? इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आएगा। फिर ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट एक रिसर्चर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फिर उनके बेस पर थ्योरी बनाता है, तो इसको इंडक्टिव रिसर्च कहा जाता है। ये पर्टिकुलर टू जनरल जाती है। पर्टिकुलर एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, फिर मान लेगा कि ये चीज़ सब जगह लागू होती है। इसी तरह अगर डिडक्टिव की बात की जाए तो ये जनरल टू पर्टिकुलर होती है। इसमें पहले एक थ्योरी होती है, फिर इस थ्योरी को जो है ऑब्जर्व किया जाता है कि ये कहाँ कहाँ लागू होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है if research is done to find out the behavior and attitude by analyzing existing record and other materials। अब देखिए, यदि विद्यमान अभिलेखों और अन्य सामग्री के विश्लेषण द्वारा व्यवहार और अभिवृत्तियों का पता लगाने के लिए शोध किया जाता है। अभिलेख और अन्य सामग्री के विश्लेषण द्वारा, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा आता है आर्किवल रिसर्च, पुरालेख्य रिसर्च। पुरालेख्य रिसर्च, जहाँ भी आपको अभिलेख आएगा पेपर में तो उसको समझ लेना है कि ये पुरालेख्य शोध है। नेक्स्ट है इफ़ द ड्रेस ऑफ अ पर्सन डज नॉट मैच और प्रोडिक्ट हिज वोटिंग बिहेवियर। हिंदी देख लेते हैं। यदि एक व्यक्ति की पोशाक उसके मतदान व्यवहार को प्रतिबिंबित या पूर्वानुमानित नहीं करती है, ये रिलेशन बताना है हमने कि उसके मतदान व्यवहार और उसके पोशाक में कैसा रिलेशन है। तो पॉजिटिव रिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन, पार्शल और फ्रेगमेंटेड। तो इसको ये नहीं दिखाती है, नॉट रिफ्लेक्ट, तो इसमें ज़ीरो कोरिलेशन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ज़ीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ वेब बेस्ड रिसर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग। वेब बेस्ड रिसर्च के एग्जांपल देखने हैं कौन कौन से हैं। इट सेव्स टाइम, ये सही है, इससे टाइम सेव होता है। द पार्टिसिपेट्स कैन एंगेज इन द टास्क एट हिज हर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है अपने टास्क में इंगेज होता है। द डाटा कलेक्शन इज़ ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट, ये भी सही बात है। फिर है इट डिमांड्स अ स्मॉल सैम्पल, ये गलत है, ये स्मॉल सैम्पल की डिमांड नहीं कर सकता है। आप लार्ज सैम्पल के साथ भी वेब बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं। वेब बेस्ड का मतलब है कि आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपका जो है किसी स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है डाटा कलेक्ट करने के लिए या अपनी रिसर्च से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट है ई द पार्टिसिपेंट्स आर हैविली पेड, ये भी गलत बात है, पार्टिसिपेंट्स को कोई इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो ए, बी और सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ये हिंदी में भी देख सकते हैं आप। समय की बचत होती है, शुभ धन सरकारी में जुटना। और ये नेक्स्ट देखिए, सर्वे रिसर्च हैज़ द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु आर सेलेक्टेड फॉर रिसर्च। सर्वे रिसर्च में क्या होता है, जैसे इंडिया में रिसर्च होती है, हर 10 साल बाद जो है सर्वेक्षण किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो उसमें जो है लार्ज सैम्पल, लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है रिसर्चर टू एडमिनिस्टर देयर ओन सर्वे डू नॉट हैव मैनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू डू इट। हिंदी में देख लेते हैं। सर्वेक्षण में शोध में उन जवाबदाताओं की अधिक संख्या में प्रतिचयन का लाभ होता है जिनका शोध के लिए चयन किया जाता है। नेक्स्ट है अपने स्वयं के सर्वेक्षण का प्रबंधन करने वाले शोधकर्ता के समक्ष स्वयं द्वारा इसे
करने को छोड़कर अनेक विकल्प नहीं होते हैं। ये इसका गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 सही। कथन 1 सत्य, कथन 2 गलत। नेक्स्ट देखते हैं। पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर। हमारे पास अगर कोई मैसेज आता है तो उसको हम कैसे परसीव करते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं, उसके बारे में कैसे हम देखते हैं या सोचते हैं। तो ये हमारा कौन सा स्टेटस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं। ऑप्शन स्टेटस, कल्चरल वैल्यूज़, इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस या फिर सिमेंटिक गैप्स। हिंदी में देखिए, संप्रेषित संदेश को किसके अनुसार देखते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कल्चरल वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यूज़ क्या होता है, ये एक हमारा बिलीफ सिस्टम होता है किसके बारे में, कि चीज़ें क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में हमारा बिलीफ सिस्टम है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे सामने अगर कोई बात आती है तो अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो इनको बिलीफ सिस्टम्स को, इसको कल्चरल वैल्यूज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड। According to doctrine of individualism, a special concept in communication is identified as an। संप्रेषण में एक राजनीतिक अवधारणा व्यक्तिवाद के सिद्धांत की किस रूप से पहचान की जाती है। तो राजनीतिक अवधारणा को जाना जाता है ऑप्शन नंबर 4 विचारधारा के रूप में। ना इसे फॉर्मूला कहा जाता है, ना ही आर्थिक संकेत, और ना ही ये संस्थानिक पृष्ठभूमि होता है। इंग्लिश ऑप्शन देख लीजिए, आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन असर्ट्स दैट। ये जो बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये दिया है जॉन बी वाटसन ने। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। बिहेवियर आर लर्नड इन सोशल सिचुएशन। सामाजिक सिचुएशन में व्यवहार को सीखा जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है, बिहेवियर आर लर्नड इन एक्सटर्नल सिचुएशन ओनली। इसमें ओनली दिया हुआ है तो ये गलत है, बी हमारा गलत है, ए सही है। अब जिसमें बी होगा उस ऑप्शन को बाहर निकालना है। देखिए, एक में बी है, 2 में बी है, ये दोनों बाहर हो गए। अब ए जिसमें है वो ऑप्शन सही होगा, ए सी ई। इसमें ए है, फोर्थ वाले में ए नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ये इजी ट्रिक होती है करने की। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी सही है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए मेंटल स्टेट इम्पॉर्टेंट होती है, सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। फिर है डी ऑप्शन है, द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज़ अनइम्पॉर्टेंट। ये गलत बात है, ये डी। फिर ई भी सही है, ए सी ई, तो ये सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, द एलिमेंट एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन द एंसेंट पैराडाइम ऑफ एवरीडे लाइफ आर साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, सेल्फ रियलाइजेशन और ईगो लर्नर्स। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं। दैनिक जीवन के प्राचीन प्रतिमान पैराडाइम में संप्रेषण से संबंधित कौन से तत्व हैं। शरीर, क्रियात्मक, आर्थिक, नीतिपरक, आत्मसिद्धि या अहम के टकराव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि सभी ऑप्शन एक तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव है, मगर एक थोड़ा नेगेटिविटी को दिखा रहा है, तो उस ऑप्शन को आपने बाहर करना है। तो इसका होगा ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बाय सप्लाइंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन मास मीडिया एनेबल द ऑडियंस टू मेक डिसीजन। हिंदी देखते हैं, जनसंचार माध्यम तथ्यों और अभिमतों की आपूर्ति कर आग्राहकों, ऑडियंस को निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। ये सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है, मास मीडिया शुड सप्रेस फैक्ट्स एंड ओपिनियन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन। मास मीडिया द्वारा सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों और अभिमतों को दबाया छिपाया जाना चाहिए। ये गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, कथन 1 सत्य, कथन 2 असत्य। नेक्स्ट है ए बी सी डी दिए हुए हैं, इनमें रिलेशन देखना है। तो ए इज डॉटर ऑफ बी।
ये मान लीजिए ए है, ये है डॉटर किसके, बी के, बी। थोड़ा नीचे ले लेते हैं वरना ऊपर जगह नहीं बचेगी। ये ए है और ये बी है, ये डॉटर है, डॉटर यानी कि फीमेल हुई फिर ये, और ये किसकी डॉटर है, बी की। ए इज़ डॉटर ऑफ बी, फिर है बी इज़ सन ऑफ सी, बी सन है किसका, सी का, ऊपर लेंगे सी, सन है तो ये भी क्या हुआ, पिता ए का, ए पुत्री। उसके बाद है सी इज़ फादर ऑफ डी, ये जो सी है ये भी अब पता चला ये भी मेल है, फादर किसके, डी के, पिता। तो अब देखते हैं गिवन ऑप्शन क्या है, सी इज़ अंकल ऑफ ए, सी ए का अंकल है, गलत है, सी ए के क्या होंगे, दादा होंगे। ऑप्शन 2 नंबर दिया हुआ है डी एंड बी आर कज़न, डी एंड बी कज़न नहीं है, इनका पिता एक है। ये डी के बारे में जानकारी नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, मगर ये कज़न नहीं है, ये दोनों एक ही पिता की संतान है। फिर है ए इज़ द डॉटर ऑफ डी, ए डी की डॉटर नहीं है, ये बी की डॉटर है। फिर है इफ़ पी इज़ डॉटर ऑफ बी, पी कोई अलग दिया हुआ है, पी अगर बी की डॉटर है तो देन ए एंड पी आर सिस्टर्स, ये सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 2100 पर्सन्स, 2100 पर्सन का एक ग्रुप है जिसमें प्लेयर और कोचेस हैं। अ कोच फॉर एवरी 14 प्लेयर्स, एवरी 14 प्लेयर्स के लिए एक कोच है। तो इसमें पूछा है हाउ मैनी कोचेस आर देयर इन द ग्रुप, एक ग्रुप में कितने कोचेस हैं। तो एक ग्रुप में हमारे पास कितने लोग हैं, 14 प्लेयर्स प्लस 1 कोच, एक ग्रुप में टोटल हुए 15। इसी तरह से टोटल पर्सन्स कितने हैं, 2100। तो अब हम करेंगे 2100 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना आएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, 15 और 6 होता है 21, ये 0, 15 चौके 60, एक ये वाला 0 आ गया, तो आंसर आ गया हमारा 140, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये नंबर सीरीज़ दिया हुआ है, इसमें आगे कौन सा आएगा, इसमें देखिए हमने डिफरेंस देखना है, 1 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। फिर 5 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 11 और 19 के बीच में 8, फिर इसी तरह से 19 और 29 के बीच में 10 का, 29 और 41 के बीच में 12 का, 41 और 55 के बीच में कितने का है, 14 का। इसी तरह से आगे जो होगा देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आगे हो जाएगा 16 का डिफरेंस। अगर 55 में हम 16 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 71, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, करण वाज 3 years आफ्टर हिज पेरेंट्स मैरिज, हिज फादर इज़ 6 years ओल्डर देन हिज मदर, मदर से 6 साल बड़े हैं। अब मदर की एज हम मान लेते हैं x, तो फादर की हम मानेंगे x + 6, फिर लिखा है बट 26 years ओल्डर देन करण, पिता जो है करण से 26 साल बड़े हैं। तो करण की एज दी हुई है 12 वर्ष, जो करण की टुडे आज की प्रेजेंट एज है। तो करण की एज कितनी हुई, 12, तो फादर की एज प्रेजेंट एज कितनी हुई, 12 + 26, तो ये आ गया 38, फादर की अभी एज है 38। फिर आगे पूछा गया है एट व्हाट एज डिड हिज मदर गेट मैरिड, माँ की शादी किस वर्ष में हुई थी। देखिए माँ की एज कितनी है, पिता से 6 साल कम, x + 6 हमने पिता की लिखी थी, तो माँ की -6 कर दो इससे, तो मदर की एज हमारे पास आएगी 32 ईयर, 32 ईयर आएगी। तो बच्चा अभी 12 साल का है, तो 32 से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 20 ईयर्स, मतलब कि 20 ईयर्स में बच्चा हुआ था। अब बच्चा शादी के 3 साल बाद हुआ था, तो 20 - 3 ये आ जाएगा 17, मतलब एज कितनी साल में शादी की है, 17 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर बाय 5, एक नंबर के हाफ को, वो नंबर मान लीजिए x है, x का हाफ हुआ x/2, इसके हाफ को डिवाइड करने के लिए कहा गया है
5 से। फिर आगे है एंड द अदर हाफ, और इसका दूसरा हाफ अदर हाफ बाय 3, अदर हाफ को डिवाइड करना है 3 से। फिर है एंड देन ऐड द टू क्वांटिटीज़, और फिर इन दोनों क्वांटिटीज़ को प्लस करना है। अब देखिए x अपॉन 2, अगर इसका मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये ऐसे देखिए उल्टा हो जाएगा, 1/5 प्लस x/2 मल्टीप्लाई 1/3। इनको ऐड करके कितना आएगा, x/5 दूने 10 जमा x/3 दूने 6, ये आ गया। अब इसका अगर एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 6 का एलसीएम देखिए 2, 5 दूने 10, 3 दूने 6, तो ये आएगा 5 दूने 10, 10 3 30, 30 आएगा इसका एलसीएम। अब आगे करते हैं, एलसीएम आ गया 30, वो संख्या थी x/10 जमा 1/6 प्लस इसमें स्पेस कम है तो ये दिक्कत आ जाती है, पीछे क्या लिखा था फिर आगे क्या लिखना है फिर याद नहीं रहता है। इसमें देखिए क्या था, x/10 प्लस x/6 ये था, तो हमने इसका एलसीएम निकाला था, ये आया था 30। अब 10 3 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 5x। तो कितना आ गया ये, अब ये वैल्यू आ गई। हम आगे देखेंगे आगे क्या बोला है करने के लिए। अब आगे दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑल द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 4। गिवन नंबर कितना था, x को डिवाइड किया 4 से, विच रिजल्ट्स इनटू 5 सॉर्ट ऑफ करेक्ट वैल्यू, जिसका नंबर जो है 5 कम आता है करेक्ट वैल्यू से। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 5 को अब ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसके नीचे 1 लगा दिया तो इसका एलसीएम 4 आया, x प्लस 4 पंजे 20, ये इसका इस तरफ आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वाला नंबर हमारे पास क्या था, इसको आप नोट करके रखना। पहले जो वैल्यू बची थी वो थी हमारे पास 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x प्लस 20 आएगा यहाँ पर 20/4। तो अब देखिए इसको इधर ही सॉल्व कर दो, ये आएगा 8x/30। तो इस तरह से ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो ये आ जाएगा 4 8x इज इक्वल टू 30x प्लस 20। अब ये क्या हो जाएगा, 8 चौके 32x, ये आ जाएगा 32x और ये आ जाएगा 30x प्लस 3 दूनी 600। तो ये आ जाएगा। फिर x की वैल्यू एक साइड लेंगे तो 32x से 30x माइनस हो गया तो 2x बच जाता है, और ये इज इक्वल टू के पहली साइड रह जाता है 600। तो देखिए 2x इज इक्वल टू 600, इस 2 को ले गए यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा 300। तो अब इनिशियल नंबर क्या आ गया, 300, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इनटू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। तो इसमें क्या कहा गया है, एथिस्ट्स हैव नॉट प्रूवन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट गॉड एग्जिस्ट। अभी इसकी हिंदी देख लो, इसमें तार्किक दोष देखना है, फैलेसी कौन सी है। तो नास्तिकवादियों ने यह प्रमाणित नहीं किया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। ये कौन सी फैलेसी, एड होमिनियन, अपील टू इग्नोरेंस, हेस्टी जनरलाइजेशन या फिर स्लिपरी स्लोप। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपील टू इग्नोरेंस। एक बात को इग्नोर करना, जैसे कोई ये प्रमाणित नहीं कर पाया कि जो हम बोल रहे हैं वो गलत है, इसलिए जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसमें ऐसा होता है, एक चीज़ को इग्नोर किया जाता है तभी हम दूसरी चीज़ को सही साबित कर पाते हैं। अगर एड होमिनियन फैलेसी है तो इसमें क्या होता है, किसी के करैक्टर पर सवाल उठाया जाता है। जैसे अगर कोई अपना सुझाव दे रहा है तो उसको कहेंगे कि तुम ये सुझाव नहीं दे सकते, तुम तो मूर्ख हो। ये होता है डायरेक्ट किसी के ऊपर, किसी के करैक्टर के ऊपर ब्लेम करना।
फिर है हैस्टी जनरलाइजेशन, इसमें होता है किसी एक चीज़ को हम जनरलाइज कर देते हैं सबके ऊपर। जैसे कोई व्यक्ति है, मोहन रात को खाना नहीं खाता इसलिए वह अच्छे से पढ़ाई कर पाता है, तो किसी को भी रात में खाना नहीं खाना चाहिए, तो इस बात को जनरलाइज कर दिया। फिर है स्लिपरी स्लोप, इसमें क्या होता है एक बात के आगे दूसरी बात, दूसरी के आगे तीसरी बात, तीसरी के आगे चौथी बात ऐड होती जाती है, तो इसलिए इसका है ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट है, अब है सिंस ऑल प्रोफेसर्स आर कम्पिटेंट एंड नो कम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड देयरफॉर नो प्रोफेसर्स आर अंडरपेड। इसमें देखिए सबसे पहले है ए ऑल वाली, फिर उसके बाद है नो वाली, और फिर लास्ट में फिर से है नो वाली स्टेटमेंट। जो पहली स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि ऑल प्रोफेसर आर कम्पिटेंट। अब हम इसमें पहचानेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल दिया हुआ है, तो सबसे पहले मिडल टर्म को हमने देखना है कि मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। तो मिडल टर्म को हम कैसे पहचानेंगे, जो कंक्लूज़न होता है उसके सब्जेक्ट में जो है माइनर टर्म होती है, और उसके जो प्रेडिकेट में होगी वो हमारी मेजर टर्म होती है। फिर जो बच गई वो मिडल टर्म है, जो दोनों प्रीमाइसेस में आ गई, जैसे ऑल और इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, नो प्रोफेसर आर अंडरपेड, प्रोफेसर क्या हुआ माइनर टर्म और अंडरपेड मेजर टर्म। तो अब मिडल टर्म देखते हैं, यहाँ प्रोफेसर आ गया, यहाँ पर अंडरपेड, तो ये कंपिटेंट मेजर टर्म है। अब मेजर टर्म, अब देखिए ये है ए ई आई ओ, ऑल वाले स्टेटमेंट में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा बट इसका प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल वाली टर्म में। यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑल प्रोफेसर आर कम्पिटेंट, यहाँ पर कम्पिटेंट वर्ड क्या है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो सेकंड ये ई वाली स्टेटमेंट है नो, इसमें होती है सब्जेक्ट इसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट इसका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो कंपिटेंट यहाँ क्या है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट ये जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों स्टेटमेंट में मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से ये फैलेसी हो गई अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की। मिडल टर्म का कहीं ना कहीं एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी होता है, वरना फैलेसी आ जाती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की। फिर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब देखना है नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है नो फिलोसफर्स आर अंडरपेड स्कॉलर्स, कोई भी फिलोसफर अंडरपेड स्कॉलर नहीं है, यानी कि सभी फिलोसफर्स वेल पेड हैं, वेल पेड। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल फिलोसफर्स आर नॉन अंडरपेड स्कॉलर्स, नॉन अंडरपेड मतलब ऑल फिलोसफर वेल पेड हैं, दोनों स्टेटमेंट एक ही बात को बता रही है। फिर थर्ड है नो अंडरपेड स्कॉलर्स आर फिलोसफर, मतलब कि कोई भी अंडरपेड स्कॉलर जो है फिलोसफर नहीं है, ये भी सेम बात को ही बता रही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट एक बात को बता रही है। अब फोर्थ देखते हैं ऑल नॉन अंडरपेड स्कॉलर, जो भी नॉन अंडरपेड स्कॉलर है यानी जो भी वेल पेड स्कॉलर हैं वो नॉन फिलोसफर है, ये गलत है, ये इनसे अलग बता रही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी इसके सही होंगी 1। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा है फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नाइदर बी बोथ ट्रू नॉर कैन दे बोथ बी टुगेदर फॉल्स। अब इसका हिंदी देखिए, अब है हिंदी में दोनों कथन एक साथ सत्य, न तो एक साथ सत्य हो सकते हैं न दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। अब देखिए ए ई आई और ओ, इसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, ये और ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में क्या हो सकता है, ना तो ये एक साथ ट्रू हो सकती है और ना ही एक साथ फॉल्स हो सकती है। अगर ये स्टेटमेंट ए और ई की स्टेटमेंट होती और आई और ओ की स्टेटमेंट होती, इसमें आई और ओ में देखिए ये एक साथ ट्रू तो हो सकती है मगर एक साथ ये फॉल्स नहीं हो सकती, और इसी का उल्टा होता है ये वाली स्टेटमेंट, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट और इसको कहा जाता है सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट, आई और ओ वाली स्टेटमेंट को। अब हमसे पूछा है कि एक साथ ना ही सच हो सकती है और ना ही झूठ हो सकती है। तो अब देखिए सभी ब्रेड पोषक हैं, फिर है कुछ ब्रेड पोषक हैं। अब हमने देखना है या तो ये दो होने चाहिए या तो ये दो होनी चाहिए।
सभी ब्रेड प्रेषक हैं, ऑल इसके साथ हमने देखना है सम नॉट का, कुछ ब्रेड प्रेषक नहीं है, ये है सम नॉट, ये है ऑल की स्टेटमेंट। तो ए और सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिक न्याय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कमिट्स द फैलेसी ऑफ विरुद्धा। फैलेसी ऑफ विरुद्धा क्या होती है, जिसमें मिडल टर्म जो है कॉन्ट्राडिक्टेड होती है बाय अनदर प्रमाण, जो उसमें प्रमाण दिया होता है उसको छोड़ करके किसी अनदर प्रमाण के द्वारा उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड, यही इसका आंसर है फैलेसी ऑफ विरुद्धा। इसमें देखिए क्या है, प्रोड्यूस्ड मिडल टर्म है। यहाँ कहा गया है कि साउंड इज़ एटर्नल, एटर्नल क्या होता है, जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, शाश्वत है। मगर जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है वो ख़त्म होती है, वो हमेशा नहीं रहती, इसलिए इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है कि वो ख़त्म होती है। मगर यहाँ इसके बेस पर साउंड को बताया गया है कि साउंड एटर्नल है, तो यहाँ पर फैलेसी आती है हमारी, फैलेसी ऑफ विरुद्धा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है ASCII की फुल फॉर्म दी है, तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, तो ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखना, या तो इसको इसमें क्या ये इक्वल है कि नहीं। अब हम करते हैं, ये है 37, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको दो से इसको डिवाइड करना है। अब देखिए 18 दूने 36, एक बच गया, 2 9 दूने 18, पूरा कट गया तो 0 आएगा, 2 4 दूने 8, फिर से एक बच गया, अब आएगा 2 2 दूने 4, 0 आ गया, अब 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, तो 0 आ गया। अब नीचे से इसको लिखते हैं 1 0 0 1 0 1, तो ये आ गया 1 0 0 1 0 1, ये देखिए 1 0 0 1 0 1, ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। अब 25 का देखते हैं, अगर इसका करना है तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर 1/2 का 1, आगे 5 के लिए करना है 1/2 स्क्वायर, अगर इसके आगे भी होता तो इसको 1/2 का 3 इस तरह से करते, आगे 1/2 का 4 इस तरह से करना था। ये जब आप करेंगे तो अब देखिए 1/2 हमारा कितना हुआ, दशमलव में लिखेंगे तो 0.5, और ये 1/4 हमारा कितना होता है 0.25। अब क्या करना है, अब यहाँ से सॉल्व करना है पीछे से। अब 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 50, दशमलव के आगे 2 संख्याएं हैं तो यहाँ दशमलव लग गया। तो अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आगे 0 लिख देंगे, जब तक ये संख्या पूरी 0 नहीं हो जाती तब तक 0 ही लिखेंगे आगे। अब देखिए, अब इस 50.50 को मल्टीप्लाई करना है अब 2 के साथ, तो 0.50 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 100, तो 2 पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगे, यहाँ दशमलव के बाद अब 0 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, तो पहले 0 आया था अब 1 आया, तो यहाँ देखिए 0 और 1, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 ठीक है, तो इसका होगा स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स पेरिफेरल एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। तो स्टेटमेंट 1 में इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है, इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग द टर्म पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप रेफर टू पेज लेआउट, ये स्टेटमेंट भी गलत है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट के बारे में पूछा है, तो इसमें देखिए PDF ये नहीं है, CSV, ये GIF भी नहीं होगा, RTF और TXT, यानी कि A B D और F, ये 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है MS पावरपॉइंट प्रेजेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट पिक्चर एंड मोर आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स, ये सही स्टेटमेंट है।
फिर है MS पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली ओपन्स विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर है अ व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्लाइड्स इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ए और सी सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल्स मेक्स यूज ऑफ लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डाटा एंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल बिल्डिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है URL इज द टेक्स्ट यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू लोकेट अ वेब एड्रेस ऑन द इंटरनेट। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इसका हिंदी भी देख लीजिए। फाइबर ऑप्टिक केबल्स डाटा संप्रेषण के लिए प्रकाश स्पंद का प्रयोग करती है और छोटे भवन में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ये गलत स्टेटमेंट। URL जो है इंटरनेट पर वेब एड्रेस का पता लगाने के लिए वेब ब्राउजर द्वारा प्रयुक्त एक टेक्स्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कथन 1 सत्य नहीं, सत्य नहीं, कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर बॉडी। तो इसमें देखिए ह्यूमन, जूप प्लैंक्टन्स, बैक्टीरिया, फिश। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को जूप प्लैंक्टन्स द्वारा खाया जाता है और जूप प्लैंक्टन्स को फिश खाती है और फिश को ह्यूमन खाते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले आएगा बैक्टीरिया C, उसके बाद आएगा B, फिर आएगा D और लास्ट में आएगा A, C D B A, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एरिएशन टेक्निक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज यूज टू रिमूवल ऑफ। हिंदी में देख लीजिए, यह है जल शोधन की वातन प्रविधि का प्रयोग किसे हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हटाने के लिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 दी हुई है एयर क्वालिटी इंडेक्स इज यूज टू रिपोर्ट टू द पब्लिक एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ अ गिवन डेज एयर क्वालिटी, ये सही है। नेक्स्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स इंटीग्रेट्स एयर क्वालिटी डाटा फॉर एनी टू ऑफ अ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट इनटू अ सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द एयर क्वालिटी ऑफ अर्बन एरिया, ये गलत ऑप्शन है। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या है, वायु गुणवत्ता सूचकांक को एक दिए गए दिन की वायु गुणवत्ता के समग्र मूल्यांकन के बारे में जनता को विवरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो सही स्टेटमेंट है। फिर है वायु गुणवत्ता सूचकांक उस एक एवज संख्या में मापदंड संबंधी किन्हीं दो प्रदूषकों की वायु गुणवत्ता के डेटा को समाकलित करता है जो नगरीय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका एक ऑप्शन सही होगा और दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सोलर सेल्स। इसमें है ऑर्गेनिक, नैनो पार्टिकल और प्लास्टिक, ये सोलर सेल के एग्जाम्पल है। तो A, B और D इसका सही आंसर है। अब हिंदी में भी देख लीजिए थोड़ा सा, C और E जो है तात्विक और आणविक, ये सोलर सेल के एग्जाम्पल नहीं है। फिर है व्हेन लिटल रिवोल्यूट्स ऑफ रनिंग वाटर गैदर टुगेदर एंड कट स्मॉल चैनल्स इन द सॉइल द प्रोसेस इज कॉल्ड एज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रिल एरोजन। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक अचीव करना है, कौन से ईयर तक, तो ये होगा 2035 तक। ये हायर एजुकेशन की बात कही है। अगर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पूछा जाता तो यहाँ पर आता 2030 तक सेकेंडरी एजुकेशन का टारगेट है 100% तक अचीव करने का। नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर सेट अप ऑन द मॉडल ऑफ। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पर ये बनी है।
नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 है नीति आयोग इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नॉर अ स्टेटरी बॉडी। सही स्टेटमेंट है नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूजीसी केयर लिस्ट 1 इंक्लूड जनरल्स फाउंड क्वालिफाइड थ्रू केयर प्रोटोकॉल्स। ये सही है। फिर है यूजीसी केयर लिस्ट 2 इंक्लूड जनरल इंडेक्स्ड इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेसेस। ये दोनों ठीक स्टेटमेंट है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कौन कौन से जनरल रखे जाते हैं, जो वैश्विक तौर पर मान्य होते हैं वो लिस्ट 2 में रखे जाते हैं, और जो केयर प्रोटोकॉल है, ये जो केयर प्रोटोकॉल है इसके थ्रू मान्य होते हैं वो यूजीसी लिस्ट 1 में रखे जाते हैं। अब देखिए केयर क्या है। केयर की फुल फॉर्म होती है कंसोर्टियम फॉर academic एंड रिसर्च एथिक्स। केयर फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कभी पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेक्स्ट है लॉजिकल स्टेप्स पूछे गए हैं मूक्स के लिए इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन सिस्टम के अंदर मूक्स में। तो इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। एक नीड एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस और लर्नर एनालिसिस। पॉलिसी और असाइनमेंट एनालिसिस इसके अंडर नहीं आता है, तो बी, सी और डी इसके सही आंसर हैं। तो इसमें हम ये करेंगे। आगे पैराग्राफ के क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। हमने पैराग्राफ और डीआई छोड़ा हुआ है, बाकी हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम नेक्स्ट वीक क्वेश्चन पेपर इसमें डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।